हेलो डियर स्टूडेंट्स, नोट सीरीज़ के अंदर आज हमें यूनिट नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम एटम्स है, और जो पूरी यूनिट है इसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। जो यूनिट नंबर 8 है इसका नाम क्या है? एटम एंड न्यूक्लियाई। 7 मार्क्स का एग्जाम में आता है, सीबीएसई एग्जाम में। इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं नोट्स में। नोट्स के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो टू द पॉइंट कंटेंट मिलता है जो बोर्ड के लिए चाहिए, और उसका पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इसमें साथ करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो देखते हैं मेन पॉइंट के ऊपर ही आते हैं, वो ये है थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। एटम का इससे पहले कोई ज़्यादा एटम के ऊपर काम नहीं हुआ था, कोई डिस्कवरीज वगैरह नहीं हुई थी। जो मॉडल बनाने का मतलब जो काम था वो सबसे पहले थॉमसन ने किया, और बहुत ही बेसिक मॉडल था। इसको पलमिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। पलमिन पुडिंग क्यों बोलते हैं? आप जैसे ये डायग्राम देख पा रहे हो, जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो सॉलिड मास आपको दिखाई दे रहा है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे पुडिंग के अंदर पल्म होता है या वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उस प्रकार से इसके मास में ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए इसका नाम पल्म इन पुडिंग मॉडल दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखें तो देखो क्या लिखा है कि जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1898। पहला मॉडल था, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली distributed throughout the volume of the atom, and negative charged electrons are embedded in it like seeds in the watermelon. This model is also called the plum in pudding model. plum pudding model क्यों कहते हैं आपको अभी भी अच्छे से बताइए। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है वो देखो ये है कि थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। अब ये जो मॉडल था ये ज़्यादा सक्सेस तो नहीं हुआ, बट इस मॉडल ने साइंटिस्ट को आगे का वे दिखा दिया कि हमने एटम के ऊपर मॉडल बनाना कैसे। फेलियर क्या था इसका? इसके फेलियर्स की अगर हम बात करें, फेलियर पॉइंट्स की, फेलियर क्या था इसका, तो पहला जो पॉइंट था इसके फेलियर का वो ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ एच एटम। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, एच एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं। जैसे आपने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, बार्कट सीरीज, पीफंड सीरीज क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो जो सीरीज थी वो इस जो मॉडल था इससे एक्सप्लेन नहीं हुई। नंबर 2, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, तो वो इससे एक्सप्लेन नहीं हुई थी। तो ये दो इसकी ड्रॉबैक थी, इसके कारण ये जो मॉडल था फेल हो गया, ज़्यादा चलन में नहीं रहा ये। लेकिन इसके बाद जो आगे साइंटिस्ट थे उन्होंने और डिस्कवरीज की, इसको मतलब वो इससे क्या हुए कि प्रेरित हो गए, इससे उनको इंस्पिरेशन मिला कि आगे हमें और काम करना चाहिए। तो आगे का जो काम था फिर वो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी सक्सेस भी रहा। इसको जिगर एंड मार्शडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जिगर एंड मार्शडन। जिगर एंड मार्शडन एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं, ये जो जिगर था और ये जो मार्शडन था ये दोनों रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। रदरफोर्ड ने गाइडलाइन दिया था और उसको परफॉर्म किया था जिगर ने और मार्शडन ने, इसलिए इसको कभी कभी जिगर एंड मार्शडन एक्सपेरिमेंट भी बोल दिया जाता है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, डायग्राम है एग्जाम में, इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करना आता है। आपसे कहता है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाना है, तो इसमें उन्होंने क्या कर रखा है, देखो इस प्रकार से ये जो आप सर्कल में उन्होंने लिया, ये इन्होंने क्या लिया, एक जिंक का स्क्रीन लिया है, जिंक स्क्रीन लिया है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन इसको बोल रखा है, जिंक स्क्रीन है, और इसके बीच में यहाँ पे ये गोल्ड फाइल रखा, और गोल्ड फाइल की जो थिकनेस थी वो एटॉमिक लेवल में की गोल्ड फाइल रखी गई। ये गोल्ड फाइल है, और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इस प्रकार से जो रेज गई, और उसमें से उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। ऑब्जर्वेशंस क्या थे? ऑब्जर्वेशंस वो देख रहा था कि लगभग अल्फा पार्टिकल हैं वो इस प्रकार से इसके अंदर से आर पार हो गए। तो आप देख रहे हो कि अगर अल्फा पार्टिकल इसके आर पार निकल रहा है तो आर पार कौन निकल सकता है? खाली जगह होगी तो ही निकल सकता है ना। तो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से निकले, इसका मतलब ये निकला कि एटम का जो लगभग पार्ट है वो खाली रखा है। उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इस प्रकार से आप ये देख रहे हो, जो लाइनें देख रहे हो, वो किसी एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसका रदरफोर्ड ने और जिगर मार्शडन ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, वो देखते हैं हम क्या क्या थे। इस एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया है वो बिस्मिथ लिया गया था, जिसका चार्ज नंबर 83 है।
चार्ज नंबर कितना है 83 और मास नंबर 214 है। ये इस एक्सपेरिमेंट में जो बिस्मिथ लिया गया था उसके बारे में है। सोर्स अल्फा पार्टिकल का सोर्स के रूप में इसको यूज़ किया और अल्फा पार्टिकल को कोलिमेट किया गया नैरो बीम में बाई पासिंग थ्रू ए लेड ब्रिक्स लगा के इसको कोलिमेट बीम कर दिया गया, मतलब लेड ब्रिक्स में से पास करके, और ये बीम था ही कोलिमेटेड किया गया। कोलिमेटेड बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन द थिन फाइल ऑफ थिकनेस 2 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ये आपको नोट करने वाली बात है। ये जो गोल्ड की फाइल ली उसकी जो थिकनेस की थी 10⁻⁷ मीटर उसकी थिकनेस थी। ये एटॉमिक लेवल के ऊपर रदरफोर्ड ने कोशिश की थी इसको ले जाने की। और दो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल थे, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व किया गया था। ऑब्जर्वेशंस क्या निकले? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल। डायग्राम में यहाँ तो दिख रहा है कि लगभग ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखो ये इस एरिया में ये लगभग जो है ना इस फॉइल के अंदर से निकल गए। दूसरा ये था ऑब्जर्वेशन में कि ओनली 0.14% जो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल थे वो स्कैटर होते हैं मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर सिर्फ 0.14% जो डिफ्लेक्ट हुए। और अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स बाई 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और ये 180 के ऊपर जो डिफ्लेक्ट हुआ है, ये 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुआ है। और एक ऑब्जर्वेशन ये हुई कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज सच दैट, ये जो रिलेशन है ये मैथमेटिकल रिलेशन उन्होंने फाइंड किया। अन है नंबर, अन किसको रिप्रेजेंट करता है? अन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और थीटा किसको करेगा? थीटा है एंगल, कितने एंगल के ऊपर हो रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन से उन्होंने इसको किया। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकल के सामने आए, क्या कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले? इसके कंक्लूजन्स ये निकले कि पहला देखो, आप देखते हो कि लगभग जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास हो गए, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम का लगभग पार्ट खाली रखा है। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये ऐसे बाहर निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, लगभग अल्फा पार्टिकल ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन हमें ये निकल के आता है कि खाली हिस्सा है उसमें से बाहर निकल गए। और दूसरा ये है कि इंटायर चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए टाइनी कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। आप ये कंक्लूजन कहाँ से निकल के आया? ये कंक्लूजन निकला इस पॉइंट से। आप इस पॉइंट के ऊपर देखो, यहाँ से जैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा था ऐसे डिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे वापस आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल हैवी न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल बहुत ही हैवी होता है। और अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल जा रहा था, जाता हुआ अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे डिफ्लेक्ट होता है 180 डिग्री के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है यहाँ पे उसको लार्ज पॉजिटिव चार्ज मिला है। कैसा चार्ज मिला है? लार्ज पॉजिटिव चार्ज मिला है उसको। और दूसरी बात, मास भी ज़्यादा मिला है, ज़्यादा मास मिला उसको, लार्ज यहाँ पे क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज। इसी कारण अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था और इस प्रकार से अल्फा पार्टिकल यहाँ से इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो गया। यानी ऐसे जाते हुए अल्फा पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या था? यहाँ पे इसको लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड मास मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो इसके कंक्लूजन्स हुए। इन कंक्लूजन से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल के पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या थे उनको डिस्कस करते हैं। और उसके जो पॉइंट्स थे वो ये थे, नंबर 1, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। जैसे वो जो आपके पास न्यूक्लियस बन रहा था, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है और टोटल मास होता है। ये पहला कंक्लूजन था रदरफोर्ड के मॉडल का, और जो पहला पॉइंट आया उस कंक्लूजन का। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द साइज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस की साइज यहाँ से फाइंड हुई वो 10⁻⁻15 मीटर जो है न्यूक्लियस की साइज़ पता चली इस एक्सपेरिमेंट में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि न्यूक्लियस की साइज़ जो है ना कौन से एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन हुई, तो वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुई। अगला पॉइंट, एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये रदरफोर्ड के कुछ मॉडल के पॉइंट्स थे। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो रदरफोर्ड मॉडल था ये सक्सेस क्यों हुआ, क्या सक्सेस थी। तो सक्सेस पॉइंट्स क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, सक्सेस पॉइंट्स क्या हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सक्सेस पॉइंट रदरफोर्ड में क्या है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ देयर एटॉमिक वेट वाज जस्टिफाइड। आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा और 12th में भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं, वेरियस एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ देयर मास नंबर। ठीक है, क्यों किए जाते हैं आपने केमिस्ट्री में अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा। उसका जो जस्टिफिकेशन है वो रदरफोर्ड के मॉडल से हमें मिला। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की सक्सेस थी। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में ये कि रदरफोर्ड के मॉडल की सक्सेस क्या थी। तो सक्सेस हमें क्या पता चलेगा कि जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का वो जस्टिफाइड हुआ कि हम क्या करें, एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर के साथ करें, ये उसका सक्सेस था। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, लिमिटेशन भी रही रदरफोर्ड की, और वो लिमिटेशंस क्या रही हमें वो देखनी है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस रही इसकी। देखिए हम एक लिमिटेशन ये पहले डिस्कस करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। लिमिटेशन हम इस प्रकार से देखते हैं कि रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसने यहाँ पे एक पॉइंट में बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। देखो यहाँ पे एक पॉइंट में क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, रिवॉल्व करते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स जो होती है, क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती है कि अगर कोई भी पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी मिलती है उसकी, वो क्या होता है, ऑन द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती है अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार से मूव करता है तो मूव करता है ऑन द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाऊं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा था, इसने एक साइकिल पूरा किया। जैसे ही एक साइकिल पूरा करता है तो इसकी एनर्जी में कुछ लॉस होगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है एक साइकिल पूरा करने के बाद एनर्जी कम होगी तो पाथ की रेडियस भी कम हो जाएगी, कम रेडियस के पाथ में मूव करेगा। जैसे एक साइकिल फिर पूरा हुआ, फिर से रेडियस डिक्रीज होगी तो अगली बार फिर, तो इस प्रकार से इसका एक स्पिरल मोशन होगा और लास्ट में जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, और न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा इसका मतलब एटम खत्म हो गया, और एटम खत्म हो गया इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी मैटर है वो मैटर खत्म हो गया, और मैटर खत्म होने का मतलब है कि यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि गलत है। तो ये रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक था। देखो डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे लिखा गया है इसमें, क्या पॉइंट्स थे इसके। देखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड हैज़ द एक्सेलरेटेड मोशन, and according to the classical electromagnetic wave theory the accelerated electron must radiate energy, therefore radius of the circular path of revolving electron should go on decreasing। जैसे हम बोल रहे थे ना कि हर बार पहले बार रेडियस इतनी थी, अगली बार थोड़ी और छोटी हो जाएगी, फिर इस प्रकार से स्पाइरल मोशन करेगा, तो ये बोलता है डिक्रीजिंग होता चला जाएगा। द इलेक्ट्रॉन शुड देन अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस रिजल्टिंग एटम टू कोलैप्स। इसका मतलब एटम खत्म हो जाएगा, बट एटम इज स्टेबल एंड वी कांट एक्सपेक्ट द एटम टू कोलैप्स, हैंस रदरफोर्ड एटम मॉडल फेल्ड। ये इसकी फेलियर हुई। फेलियर का पहला पॉइंट था, ये आपसे पूछा जाता है रदरफोर्ड के फेलियर के 2 पॉइंट लिखो। तो पहला पॉइंट तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, अब रदरफोर्ड वाला मॉडल क्या बोलता है कि अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल वाज दैट अकॉर्डिंग टू द मॉडल एटम शुड इमिट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम
ये मॉडल क्या बोलता है, देखो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ एक साइकिल पूरा किया, एनर्जी रिलीज कम हुई, फिर गया, मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, स्पाइरल मोशन में जा रहा है, तो मतलब कंटिन्यूसली इस प्रकार से एनर्जी को ये रेडिएट करता जा रहा है, ऐसे एनर्जी इसमें से रेडिएट हो रही है। तो यहाँ हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, क्योंकि एनर्जी तो लगातार निकल रही है ना, लगातार एनर्जी मिल रही है, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। बट एक्चुअली है क्या, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज नोटेड दैट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या पता चलता है, जो स्पेक्ट्रम है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम है, मतलब इस प्रकार से लाइंस मिलती है हमें, पहली लाइन मिल गई, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से लाइंस मिलती हैं, जिनको लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, बार्केट सीरीज आप जिनको बोलते हो, इस प्रकार से लाइंस मिलती है हमें। और उस सीरीज में भी लाइन मिलती हैं, अल्फा सीरीज, बीटा सीरीज, ऐसे लाइन उसमें भी हमें लाइन्स मिलती हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस नहीं मिलता हमें। तो ये 2 पॉइंट थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के, जो लिमिटेशंस के 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिमिटेशंस क्या थे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस